नमस्कार। आज हम मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स और रिजिड रोटेटर के बारे में समझेंगे। जनरली जो मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल है वो तीन प्रकार की स्टेट के रूप में हमको मिलते हैं। सबसे पहला स्टेट्स हैं रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स। ये कोणीय ऊर्जा स्तर स्वतंत्र अक्ष के सापेक्ष घूर्णन से उत्पन्न होते हैं और इन ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतराल 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का होता है। दूसरे प्रकार के जो लेवल हैं उनको वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स कहते हैं और ये कंपन ऊर्जा स्तर जो प्राप्त होते हैं वो अणुओं में बंधन बलों के कंस्ट्रक्शन या एक्सटेंशन से उत्पन्न एनर्जी से संबंधित होते हैं। इन स्तरों के मध्य जो ऊर्जा अंतराल है उसकी कोटि लगभग 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तीसरे प्रकार के जो एनर्जी लेवल हैं उनको हम मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स कहते हैं। ये अणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा से संबंधित होते हैं और इन ऊर्जा स्तरों के मध्य जो अंतराल है वो लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। इस प्रकार ये तीन अलग अलग प्रकार की एनर्जी स्टेट्स मॉलिक्यूलर एनर्जी स्टेट्स के कारण मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम को प्राप्त होता है, ये हम जानते हैं। इनकी अपनी जो उत्सर्जन रेखाएं हैं, उत्सर्जन बैंड है, वो अलग अलग होते हैं, वो हम धीरे धीरे आगे देखेंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ रिजिड रोटेटर की। सामान्यतः द्विपरमाणु अणु डायटोमिक मॉलिक्यूल दो परमाणुओं से बने होते हैं। उनमें दोनों परमाणु समान भी हो सकते हैं, दोनों परमाणु भिन्न भी हो सकते हैं। जैसे HCl के परमाणु में एक हाइड्रोजन एटम और एक क्लोराइड एटम मिलकर के HCl का निर्माण करते हैं, जबकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो एक हाइड्रोजन एटम का दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर के मॉलिक्यूल बनता है। इस प्रकार जो द्विपरमाणु अणु हैं वो दो परमाणुओं के बीच में द्विडंबल आकृति की संरचना के रूप में होता है, जिसको मैंने यहाँ चित्र में भी दिखाया हुआ है। दो परमाणु जिनका द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 है, उनकी इस जो परमाणु का द्रव्यमान बिंदु है इससे होकर गुजरने वाली रेखा के साथ जो दूरियां हैं वो मैंने यहाँ R1 R2 ली हुई है। इस परमाणु को जो मिलाने वाली रेखा है इसके लंबवत और द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा के प्रति जो अणु का घूर्णन है वो महत्वपूर्ण होता है। आप देख सकते हैं इस एक्स के चारों ओर ये इस डायरेक्शन में चक्कर लगाता है और ये इस पथ में चक्कर लगाता है। इस m1 m2 द्रव्यमान के दो परमाणुओं के बीच की दूरी भी हम r के रूप में यहाँ ले रहे हैं। अतः इस अक्ष के सापेक्ष यदि मॉलिक्यूल
दृढ़ हो, रिजिड हो, तो हम कह सकते हैं R इजिकल टू R1 प्लस R2 इजिकल टू कॉन्स्टेंट होता है। द्रव्यमान केंद्र के जो प्रॉपर्टी हैं उनसे हम जानते हैं कि M1 R1 इजिकल टू M2 R2 होगा, और उस आधार पे हम इस मॉलिक्यूल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, जो कि I इजिकल टू म्यू आर स्क्वायर के बराबर होता है, जहाँ म्यू M1 M2 अपॉन M1 M2 कहलाता है। इसे रिड्यूस्ड मास हम कहते हैं। इस प्रकार जो क्वेश्चन 3 है वो द्विपरमाणु कणों का स्वतंत्र अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण को प्रदर्शित करता है। इस स्वतंत्र अक्ष के प्रति घूर्णन करते हुए इस द्विपरमाणु कणों की जो घूर्णन गतिज ऊर्जा होगी उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू हमको मिलेगी ई आर इजिकल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहाँ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, ये बराबर होगा जे स्क्वायर अपॉन 2i के, जहाँ जे एंगुलर मोमेंटम होता है, इसका मान आई ओमेगा के बराबर होता है। जे स्क्वायर अपॉन 2i के बराबर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। ये सब फार्मूले हम पहले से जानते हैं। ये जो सिस्टम है इसके लिए जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के रूप में लिखते हैं तो वो इस तरह से हमको प्राप्त होगी। 1 अपॉन साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डेल 2 अपॉन डेल फाई 2 शाई प्लस 2i अपॉन एच कोस स्क्वायर ई आर शाई इक्वल टू 0। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड का यदि मैं यूज़ करूं तो साई जो कि थीटा फाई का फलन है उसको मैं दो अलग अलग फलन, थीटा जो कि केवल थीटा का फलन है, फाई जो कि केवल फाई का फलन है, के रूप में के प्रोडक्ट के रूप में मैं लिख सकता हूँ। और इसका उपयोग जब मैं इस इक्वेशन में करता हूँ तो थीटा और फाई जो फलन हैं वो अलग अलग इक्वेशन के रूप में मुझे प्राप्त होते हैं, जिसके कारण मुझे अल्टीमेटली थीटा और फाई में जो इक्वेशन मिलेगी वो इस तरह से होगी। 1 अपॉन साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा प्लस बीटा माइनस एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा थीटा इक्वल टू 0, तथा डेल 2 अपॉन डेल फाई 2 प्लस एम स्क्वायर फाई इक्वल टू 0, जहाँ बीटा हमने लिया हुआ है 2i अपॉन ई आर अपॉन एच होल स्क्वायर के बराबर, और एम जो है उसकी वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 के बराबर होती है। यदि मैं इक्वेशन 9 में कोस थीटा की जगह x रख लेता हूँ और इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे जो नई इक्वेशन मिलेगी वो होगी डेल अपॉन डेल एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स प्लस बीटा माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा इजिकल टू 0। ये इक्वेशन आप अच्छी तरह से जानते हैं, एसोसिएटेड लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा यदि हम बीटा की वैल्यू को j इजिकल टू j+1 के रूप में ले लेते हैं, जहाँ j की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन के रूप में ली जाती है। अतः जैसा कि हमको मालूम है एसोसिएटेड लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हम पी जे एम कोस थीटा के रूप में लेते हैं, जहाँ एम की वैल्यू हमने यहाँ ली हुई है, जे की वैल्यू भी हमने यहाँ ली हुई है। कोस थीटा वेरिएबल है। इसको जब इक्वेशन 8 में हम रख देते हैं तो हमें शाई की वैल्यू प्राप्त होगी।
psi is equal to theta phi is equal to n p j m cos theta e to the power iota m phi, जहाँ n नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है और हमको मालूम है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, जिसके अनुसार इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2 पाई साइन थीटा फाई मॉडुलो स्क्वायर साइन थीटा डी फाई इज इक्वल टू 1 लें और उसमें इन वैल्यू को रखें और एसोसिएटेड लीजेंड्रे पॉलिनोमियल्स की जो प्रॉपर्टीज है उनका इस्तेमाल करते हुए जब उस नॉर्मलाइजेशन प्रतिबंध को हल करें तो हमें नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट प्राप्त होगा, जिसकी वैल्यू मिलेगी 1/2 पाई 2j प्लस 1 j माइनस m मॉडुलो फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 j प्लस m फैक्टोरियल पावर हाफ, जहाँ ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखिए कि जो m है मॉडुलो m है उसकी वैल्यू हमेशा j से कम होती है। अतः j की जो पॉसिबल वैल्यू हम लेंगे वो m 0 प्लस 1 प्लस माइनस 2 से होते हुए प्लस माइनस j ही अनुमत होते हैं। इस प्रकार हम m और j की वैल्यू इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए निकाल सकते हैं। अतः जब हम इस n की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देते हैं तो हमें रिजिड रोटेटर के आइगन फंक्शन प्राप्त होते हैं जो कि j और m पर डिपेंड करते हैं। जैसा कि हमने ऊपर जो एनालिसिस किया है उसमें बीटा की जो वैल्यू हमने प्राप्त की है वो होगी j प्लस 1 के साथ ही यह 2i/e/h cos स्क्वायर के बराबर होती है। अतः जब हम इससे रिजिड रोटेटर की आइगन वैल्यूज निकालें तो वो हमको मिलेगी ER इज इक्वल टू h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2i j प्लस 1 के बराबर, जहाँ j की जो वैल्यू है वो होल नंबर होगी 0 1 2 3 एंड सो ऑन। स्पष्ट है कि जो एनर्जी वैल्यू है आइगन वैल्यूज है एनर्जी की रिजिड रोटेटर की वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में प्राप्त होती है और ये क्वांटिकत जो ऊर्जा मान है ये इस रिजिड रोटेटर की आइगन वैल्यूज कहलाती हैं। अब हम इस रिजिड रोटेटर की आइगन वैल्यूज को अलग अलग मानों पे जे के अलग अलग मानों के लिए निकालें तो यहाँ देखिए जब j इक्वल टू 0 हम रखेंगे तो ER की वैल्यू हमको 0 प्राप्त होगी। स्पष्ट है j इक्वल टू 0 के लिए ER 0 है। j इक्वल टू 1 रख देंगे तो 1 प्लस 1 ट्वाइस से ट्वाइस कैंसिल हो जाएगा तो h स्क्वायर अपॉन i के बराबर हमको प्राप्त होगा। अतः j इक्वल टू 1 के लिए जो एनर्जी वैल्यू है वो h स्क्वायर अपॉन i हमको मिलेगी। j इक्वल टू 2 रख दें तो 2 प्लस 1 3 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3h स्क्वायर अपॉन i ER की वैल्यू हमको मिलेगी j इक्वल टू 2 के लिए। इसी प्रकार j इक्वल टू 3 के लिए हम वैल्यू निकाल सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 से 2i करें तो 2 3 2 6h स्क्वायर अपॉन i के बराबर। इन सब लेवल्स को मैंने यहाँ प्लॉट किया हुआ है
स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम हायर जे वैल्यूज़ की ओर बढ़ते हैं तो इन लेवल्स के बीच का सेपरेशन भी बढ़ता है। दो क्रमागत लेवल्स के मध्य की जो दूरी है उसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। डेल्टा ई आर इज इक्वल टू ई जे प्लस वन लेवल की एनर्जी, जेथ लेवल की एनर्जी का जो डिफरेंस है वो अगर हम निकाल लें तो हम दो क्रमागत लेवल के बीच की डिस्टेंस ऊर्जा अंतराल निकाल सकते हैं। इस ऊर्जा अंतराल की वैल्यू होगी एच स्क्वायर अपॉन 2i जे प्लस वन, जे की जगह जे प्लस वन रखें तो जे प्लस वन, जे प्लस वन प्लस वन, जे प्लस टू माइनस जे, जे प्लस वन। इसको सोल्व करेंगे तो हमको ये मिलेगा एच स्क्वायर अपॉन आई जे प्लस वन के बराबर। स्पष्ट है कि जो रिजिड रोटेटर के ऊर्जा अंतराल है वो जे के मान में वृद्धि के साथ साथ उनके बीच का सेपरेशन बढ़ता जाता है। ये हम चित्र में भी देख रहे हैं। इसी प्रकार हमको मालूम है एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन आई का जो ऑर्डर अगर हम कैलकुलेट करें सामान्य जो वैल्यूज है उनका इस्तेमाल करते हुए तो ये लगभग 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का प्राप्त होता है। अतः दो क्रमागत घूर्णन ऊर्जा स्तरों के मध्य जो ऊर्जा अंतराल है उसका ऑर्डर 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग प्राप्त होता है। और ये ऊर्जा अंतराल द्विपरमाणु कणों के स्वतंत्र अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण पर निर्भर करता है, अर्थात कम जड़त्व आघूर्ण वाले अणुओं के घूर्णन ऊर्जा स्तरों के मध्य अंतराल अधिक होगा और अधिक जड़त्व आघूर्ण वाले अणुओं के लिए कम होगा। इस प्रकार आज हमने ये रोटेशनल एनर्जी स्पेक्ट्रम की बात की, स्पेशली रिजिड रोटेटर की हमने बात की है। आज का ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। नमस्कार।